इस टेबल और ग्राफ से हमने देखा कि किस प्रकार उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ जो परिवर्तनशील लागतें थी उनमें तो परिवर्तन आया, लेकिन जो स्थिर लागत थी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन क्योंकि परिवर्तनशील लागत बदली है, इसलिए अगर हम ओवरऑल देखें तो कुल लागत में भी उसी अनुपात में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर आता है। अब अगर हम दोनों में अंतर की बात करें, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर की बात करें, तो कुछ निश्चित बिंदु के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिर लागत होती है, हमने पहले भी देखा कि वो स्थायी संपत्तियों से संबंधित होती है, और जो परिवर्तनशील लागत होती है वो परिवर्तनशील संपत्तियों यानी कि स्थायी को छोड़कर बाकी जो चीजें बची, उत्पादन के जो साधन बचे, उससे संबंधित होती है। दूसरा, हम इसमें अंतर की बात करें तो हम देखते हैं कि जो स्थिर साधन होते हैं उनमें जो परिवर्तन है वो अल्पकाल में कर पाना काफी मुश्किल होता है। इसके लिए दीर्घकाल की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में इन पर हमको व्यय करना पड़ता है अगर हम परिवर्तन करते हैं तो। लेकिन परिवर्तनशील जो साधन होते हैं उनमें हम अल्पकाल में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि स्थिर साधनों की अपेक्षा उन साधनों पर हमको कम व्यय करना होता है। अगर समय अवधि की बात करें तो इसमें कुछ बताने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि स्थायी संपत्तियां, स्थायी लागतें जो है वो दीर्घकाल से संबंधित है और परिवर्तनशील लागतें जो है वो अल्पकाल से संबंधित है। एक अंतर हम यहाँ पर जब हमने टेबल और ग्राफ देखा तो उस टेबल के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि स्थिर लागत जो है वो किसी भी दशा में, हमने वहां पर भी देखा था कि शून्य नहीं हो सकती। अभी तक हमने जो अध्ययन किया उससे भी हमने ये जाना कि उत्पादन कम हो या ज्यादा हो, किसी भी अवस्था में स्थिर लागत कोई ना कोई एक निश्चित बनी रहेगी, शून्य नहीं हो सकती। टेबल में भी हमने देखा। लेकिन परिवर्तनशील लागत जो है वो किसी विशेष स्थिति में अगर उत्पादन की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो परिवर्तनशील लागत शून्य भी हो सकती है। तो ये कुछ बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में पर्याप्त अंतर है। अल्पकाल की लागतों की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ ये भी देख लेते हैं कि अल्पकाल में औसत लागतें कौन कौन सी होती हैं। अल्पकाल की अगर हम औसत लागतों की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और हम औसत कुल लागत को जानेंगे। औसत स्थिर लागत यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करें तो पहले भी हमने देखा कि जो स्थिर लागत होती है वो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होती, बल्कि वो फिक्स होती है, स्थायी होती है। लेकिन अगर हम औसत की बात करें तो हम आगे देखेंगे टेबल में कि वो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है और घटती है, ये कहना भी उचित होगा। क्योंकि अगर हम औसत की बात करें तो उसके लिए जब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जब हम इस कुल लागत का जब हम औसत निकालते हैं तो फिर वो कई हिस्सों में विभाजित होती चले जाती है। औसत स्थिर लागत निकालने के लिए यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं AFC इक्वल टू TFC अपॉन P, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। औसत स्थिर लागत बराबर कुल स्थिर लागत बटे उत्पादन। कुल स्थिर लागत, जो अभी तक के उत्पादन में जो कुल स्थिर लागत आई है उसको जब हम उत्पादन की मात्रा से भाग दे देते हैं तो वहां पर हम औसत स्थिर लागत निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन की मात्रा से हमको भाग देना है, तो जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो औसत स्थिर लागत जो है उसका घटना निश्चित है। इस पूरी प्रक्रिया को आइए हम एक टेबल के माध्यम से और एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। अल्पकाल में औसत स्थिर लागत को अगर हम एक टेबल और रेखा चित्र के द्वारा दर्शाएं, यहाँ पर हमको टेबल में तीन बातों को दर्शाना होगा। एक तो उत्पादन की इकाइयां, कुल स्थिर लागत और औसत स्थिर लागत। जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा है कि औसत स्थिर लागत निकालने के लिए हमको कुल स्थिर लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देना होगा, तो हम औसत स्थिर लागत प्राप्त कर सकते हैं। इस टेबल में उत्पादन की इकाइयां जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि कुल स्थिर लागत में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन औसत स्थिर लागत जो है वो धीरे धीरे घटती जा रही है।
इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसे कि हमने फॉर्मूले में देखा कि उत्पादन की मात्रा बढ़ने से कुल स्थिर लागत जो है वो उत्पादन की कई इकाइयों में बंटने लगती है, यानी कि इसको हम बढ़ती हुई संख्या से भाग देते जाते हैं, इसलिए औसत स्थिर लागत जो है वो घटती जाती है। जैसा कि हम इस टेबल में देख रहे हैं, जब उत्पादन 0 इकाई था तो स्थिर लागत 500 थी, वहां पर औसत स्थिर लागत भी 500 ही थी। जब उत्पादन में 1 इकाई की वृद्धि कर दी गई तो स्थिर लागत में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और औसत स्थिर लागत में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उत्पादन की इकाई अभी यहाँ पर 1 ही है। लेकिन जब उत्पादन की इकाई 1 से बढ़ाकर 2 कर दी गई तो हालांकि स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन औसत स्थिर लागत, क्योंकि हम 500 को 2 से भाग देंगे, 2 भागों में उसको बांटेंगे, तो औसत स्थिर लागत जो है वो 250 हो जाएगी। वैसे ही अगले क्रम में जब उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि करके 3 कर दिया गया और स्थिर लागत 500 ही बनी रही, तो 500 को जब हम 3 से भाग देते हैं, यानी औसत स्थिर लागत जब हम फॉर्मूले से निकालते हैं, तो वो घटकर 167 हो जाता है। इस प्रकार हम देखते जाते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयां बढ़ती जाती है, कुल स्थिर लागत तो वैसा ही बना रहता है, लेकिन औसत स्थिर लागत को जब हम उत्पादन की इकाइयों से भाग देकर निकालते जाते हैं, तो औसत स्थिर लागत जो है वो उत्तरोत्तर घटती जाती है। यानी इस पूरे टेबल के द्वारा अगर हम एक ग्राफ का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि रेखा OX पर हम उत्पादन की इकाइयों को लेते हैं और रेखा OY पर हम कुल स्थिर लागत और औसत स्थिर लागत को लेते हैं। अगर हम कुल स्थिर लागत की बात करते हैं तो वो तो एक समानांतर रेखा ही बनती है, लेकिन औसत स्थिर लागत की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि उत्पादन की इकाई 0 होने पर औसत स्थिर लागत जो थी वो 500 थी, उत्पादन की 1 इकाई में भी 500 थी, लेकिन उत्पादन की दूसरी इकाई के प्रयोग पर 250, तीसरी इकाई के प्रयोग पर 167, चौथी इकाई के प्रयोग पर 125, पांचवी इकाई के प्रयोग पर 100 और छठवीं इकाई के प्रयोग पर 83.3 हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस वक्र का निर्माण होता है, ये APC जो हमने नाम दिया है, ये वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर तीव्र गति से गिर रहा है। इसका अर्थ यह है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ वो गिरता जा रहा है। लेकिन एक बात यह भी है कि वो X अक्ष को काट कर आगे नहीं बढ़ता, यानी कि कभी भी वो शून्य नहीं होगा या ऋणात्मक भी नहीं जाएगा। तो ये वक्र बताता है कि जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि करते जाते हैं, कुल स्थिर लागत में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन औसत स्थिर लागत जो है वो घटती जाती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार जैसे जैसे हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं, वहां पर फिक्स कॉस्ट जो है, स्थिर लागत जो है, वहां पर तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन चूंकि उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ जो विभाजित इकाइयां हैं उनकी मात्रा बढ़ती जाती है, इसलिए जो औसत स्थिर लागत है वो घटती जाती है या परिवर्तित होती जाती है। दूसरा, अगर हम बात करें औसत परिवर्तनशील लागत की, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय P। यहाँ पर हम जो परिवर्तनशील कुल लागत होती है उसको उत्पादन की मात्रा से जब भाग देते हैं तो हम औसत परिवर्तनशील लागत निकालते हैं। क्या होता है कि जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है तो कुल उत्पादन तो बढ़ता है, कुल उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ ही जो औसत जो परिवर्तनशील लागत है वो भी बढ़ती है, लेकिन परिवर्तनशील लागत में वृद्धि के साथ साथ जो औसत परिवर्तनशील लागत है वो घटती जाती है या कम होती जाती है। यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है, क्योंकि औसत निकालने के लिए हम उसको उत्पादन की मात्रा से विभाजित करते हैं, तो जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ते जाती है तो विभाजन इकाइयां उसकी बढ़ती जाती है, इसलिए जो उसकी औसत लागत है वो कम होती जाती है। तो आइए एक टेबल और ग्राफ के द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार औसत परिवर्तनशील लागत को में क्या परिवर्तन आता है जब हम उत्पादन की इकाइयों में या उत्पादन के साधनों में जब हम वृद्धि करते हैं। औसत परिवर्तनशील लागत को अगर हम टेबल और ग्राफ द्वारा समझें तो हम इस टेबल में भी पहले बताए गए सूत्र का ही प्रयोग करेंगे,
यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत निकालने के लिए हम कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देंगे और औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त कर लेंगे। इस टेबल में हम देख रहे हैं कि उत्पादन की इकाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। पहले उत्पादन की इकाई 0 थी, परिवर्तनशील लागत भी 0 थी और औसत परिवर्तनशील लागत भी 0 थी। जब उत्पादन की इकाई 1 हो गई, बढ़कर 0 से बढ़कर 1 हो गई, तो कुल परिवर्तनशील लागत 500 और औसत परिवर्तनशील लागत भी 500 हुई। जब उत्पादन की इकाई 1 से बढ़कर 2 हो गई, तो कुल परिवर्तनशील लागत 600 हो गई। और अगर हम इसके आधार पर औसत परिवर्तनशील लागत निकालते हैं तो हम 600 को 2 से भाग देंगे सूत्र के आधार पर, तो हमें औसत परिवर्तनशील लागत 300 मिलेगी। वैसे ही उत्पादन की इकाई जब 3 हो गई तो कुल परिवर्तनशील लागत 750 हो गई। अब अगर हम औसत परिवर्तनशील लागत निकालने के लिए 750 को 3 से यानी कि उत्पादन की इकाई से भाग देंगे तो हमें औसत परिवर्तनशील लागत 250 प्राप्त हो जाएगी। वैसे ही उत्पादन की चौथी इकाई के प्रयोग पर कुल परिवर्तनशील लागत बढ़कर 1160 हो गई। अब इस 1160 को हम 4 से भाग देंगे और औसत परिवर्तनशील लागत निकालेंगे तो 290 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार उत्पादन की पांचवी और छठवीं इकाई के प्रयोग पर जहां परिवर्तनशील लागत 1900 और 3000 हो जाती है, इन्हें उत्पादन की इकाइयों से जब हम भाग देते हैं तो 380 और 500 औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो जाती है। इस पूरे टेबल में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि के साथ साथ परिवर्तनशील लागत में भी वृद्धि होती जा रही है और उसी अनुपात में औसत परिवर्तनशील लागत जो है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और एक निश्चित समय के बाद फिर से वो बढ़ना शुरू कर देता है। इसके आधार पर जब हम रेखा चित्र बनाते हैं तो हम देखते हैं कि रेखा OX पर हमने उत्पादन की मात्रा और OY पर हमने वस्तु की लागत ली हुई है। औसत परिवर्तनशील लागत के लिए हम रेखा चित्र जब बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जब शून्य वस्तु का उत्पादन की इकाइयों का प्रयोग किया गया था तो परिवर्तनशील लागत भी 0 थी, लेकिन जब एक इकाई का प्रयोग किया गया तो औसत परिवर्तनशील लागत 500, दूसरी वस्तु का जब प्रयोग किया गया, दूसरी उत्पादन इकाई का जब प्रयोग किया गया तो औसत परिवर्तनशील लागत 300, तीसरी इकाई के प्रयोग पर 250, चौथी इकाई के प्रयोग पर 290, पांचवी इकाई के प्रयोग पर 380 और छठवीं इकाई के प्रयोग पर 500 थी। इन बिंदुओं के आधार पर जब हम ABC यानी औसत परिवर्तनशील लागत वक्र का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि U का आकार लिए हुए एक वक्र प्राप्त होता है जो ये बताता है कि उत्पादन जो है वो प्रारंभिक अवस्था में लगातार कम होता गया और एक निश्चित उत्पादन क्षमता तक पहुंचने के बाद ये फिर से बढ़ना शुरू कर देता है, इसलिए हमें U की आकृति का ये वक्र प्राप्त होता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार जब उत्पादन के साधनों में लगातार हम वृद्धि करते गए तो कुल परिवर्तनशील लागत जो थी वो तो बढ़ती गई, लेकिन क्योंकि औसत परिवर्तनशील लागत धीरे धीरे जो उसका भाग है बंटने का वो बढ़ता जा रहा है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ, इसलिए औसत परिवर्तनशील लागत जो है वो घटती जा रही है। अब आइए हम देखते हैं औसत कुल लागत। पहले भी हमने देखा था जो कुल लागत है वो स्थिर और परिवर्तनशील का योग है, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी वही बात है कि औसत कुल लागत जो है वो औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग है। क्या संबंध है दोनों में और कैसे उत्पादन के मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता है, इसे हम देखेंगे टेबल और ग्राफ के द्वारा। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर औसत कुल लाभ ज्ञात करने के लिए। औसत कुल लाभ ज्ञात करने के लिए हम एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q, इस फॉर्मूले के आधार पर हम आगे टेबल में औसत कुल लागत ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं टेबल और ग्राफ के द्वारा औसत कुल लागत। कुल लागत यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट के लिए जब हम टेबल और ग्राफ का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले ये देख लेना जरूरी है कि औसत कुल लागत निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है औसत कुल लागत बराबर कुल लागत बटे उत्पादन की मात्रा।
एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी प्रोडक्शन क्वांटिटी। इस तालिका में हम देखते हैं कि उत्पादन की इकाइयां दी हुई हैं, औसत स्थिर लागत दिया हुआ है, औसत परिवर्तनशील लागत है और इनके आधार पर हम औसत लागत या औसत कुल लागत की गणना करेंगे। जब उत्पादन की इकाइयां शून्य थी तो औसत स्थिर लागत कुछ भी नहीं था, यहाँ पर परिवर्तनशील लागत और औसत कुल लागत भी शून्य थी। लेकिन जब उत्पादन की इकाई शून्य से बढ़ाकर 1 की गई तो हम यहाँ पर देखते हैं कि औसत स्थिर लागत जो है वो 500 है, औसत परिवर्तनशील लागत भी 500 है और औसत कुल लागत भी 1000 है। जब उत्पादन की दूसरी इकाई का प्रयोग किया गया, यानी कि उत्पादन की इकाई को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया, तो औसत स्थिर लागत जो है वो 250 हो गई, औसत परिवर्तनशील लागत जो है वो 300 हो गई और औसत कुल लागत जो है वो 550 हो गई। उत्पादन की तीसरी इकाई यानी कि 1 इकाई की और वृद्धि कर दे और 3 इकाई का प्रयोग करें तो औसत स्थिर लागत 167, औसत परिवर्तनशील लागत 250 और औसत कुल लागत 417 हो गई। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार उत्पादन की इकाइयों में जैसे जैसे हम वृद्धि करते जा रहे हैं, औसत स्थिर लागत धीरे धीरे कम होती जा रही है और उसी अनुपात में हम औसत परिवर्तनशील लागत को देख रहे हैं कि वो पहले धीरे धीरे कम होती है और एक निश्चित समय के बाद बढ़ना शुरू कर देती है। औसत कुल लागत की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि औसत कुल लागत उत्पादन की इकाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ साथ कम होता चला जा रहा है और एक निश्चित समय के बाद उसमें भी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। अब इस टेबल के आधार पर अगर हम एक ग्राफ का निर्माण करते हैं, रेखा OX पर हम उत्पादन की मात्रा को लेंगे और रेखा OY पर हम वस्तु की लागत को लेंगे। यहाँ पर हम औसत कुल लागत वक्र का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि जब उत्पादन की 1 इकाई का प्रयोग किया गया तो औसत कुल लागत 1000, दूसरी इकाई के प्रयोग पर 550, तीसरी इकाई के प्रयोग पर 417, चौथी इकाई के प्रयोग पर 415, पांचवी इकाई के प्रयोग पर 480 और छठवीं इकाई के प्रयोग पर 583.3 हो गया। इसके आधार पर जब हम एक वक्र का निर्माण करते हैं, ATC वक्र का जब हम निर्माण करते हैं यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट का, तो हमें एक सीधे U के आकार की आकृति प्राप्त होती है। ये रेखा चित्र ये बताता है कि जैसे जैसे उत्पादन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग हम करते जाते हैं, वैसे वैसे औसत कुल लागत घटती जाती है और एक निश्चित सीमा के पश्चात वो बढ़ना प्रारंभ कर देती है। अब आइए देखते हैं सीमांत लागत क्या है। सीमांत उत्पादकता, सीमांत उपयोगिता, इस तरह के शब्दों का हमने पहले भी अर्थशास्त्र में प्रयोग किया है। सीमांत को अगर हम समझना चाहें तो नाम से स्पष्ट है कि सीमा का अंत जहां पर अंतिम इकाई का प्रयोग होता है। उपयोगिता के बारे में हमने देखा था कि किसी वस्तु की अंतिम इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो सीमांत उपयोगिता। वैसे ही सीमांत उत्पादकता का हमने अध्ययन किया तो हमने देखा कि किसी वस्तु की अंतिम इकाई के प्रयोग से जो उत्पादकता प्राप्त हुई, यानी जब हम किसी अंतिम साधन को जब हमने उत्पादन में लगाया उससे जो उत्पादकता प्राप्त हुई वो सीमांत उत्पादकता। बिल्कुल वैसे ही अगर हम लागत की यहाँ पर बात करते हैं, सीमांत लागत की, तो किसी वस्तु की अंतिम लागत जो हमने वृद्धि जब की तो अंत में लास्ट में हमने जो वृद्धि की उस 1 इकाई से जो हमको प्रोडक्शन में जो वृद्धि हुई वो सीमांत लागत कहलाएगी। एक उदाहरण से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यवसाय में 10 श्रमिक कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर किसी वस्तु की 15 इकाई का उत्पादन हो रहा है। अब हमने श्रमिकों की संख्या में वृद्धि कर दी, 11 श्रमिक कर दिए, तो अब जो उत्पादन की मात्रा है वो 15 से बढ़कर 20 हो गई। तो ये हमने देखा कि 10 से 11 यानी कि 1 श्रमिक में हमने वृद्धि की, उत्पादन की जो मात्रा थी, इकाई थी, वो 15 से 20 यानी कि 5 इकाई में वृद्धि हुई। तो 1 श्रमिक जब बढ़ा तो उत्पादन की 5 इकाई में वृद्धि हुई। यहाँ पर जो लागत आई उसे हम कह सकते हैं कि ये सीमांत लागत है।
सीमांत लागत की कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं MC इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, यानी कि सीमांत लागत बराबर कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। तो इस आधार पर हम सीमांत लागत की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम एक टेबल और सारणी के आधार से सीमांत लागत को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सीमांत लागत की इस अवधारणा को अगर हम एक तालिका के आधार पर प्रस्तुत करें तो हम देखते हैं कि इस तालिका में उत्पादन की इकाइयां, कुल लागत और सीमांत लागत दिए हुए हैं। उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि करने के साथ साथ कुल लागत में वृद्धि होती जाती है और उसी आधार पर सीमांत लागत में पहले कमी होती है और फिर धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। क्योंकि सीमांत लागत को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा है, सीमांत लागत बराबर कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, MC इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा 1Q। इस सूत्र के आधार पर ही हम इस टेबल में सीमांत लागत की गणना करते जाएंगे। उत्पादन की इकाई जब 0 थी तो कुल लागत 500 थी। यहाँ पर सीमांत लागत कुछ भी नहीं थी क्योंकि ये पहली इकाई है। जब हमने उत्पादन की इकाई को 0 से बढ़ाकर 1 कर दिया तो हम देखते हैं कि कुल लागत 800 हो गई और सीमांत लागत 300 हो गई। उत्पादन की इकाई जब 1 से बढ़ाकर 2 कर दी गई तो कुल लागत 900 हो गई और सीमांत लागत 100 हो गई। उत्पादन की इकाई जब 3 कर दी गई तो कुल लागत 950 हो गई और सीमांत लागत 50 हो गई। ये जो हम सीमांत लागत यहाँ पर देख रहे हैं, ये वास्तव में वो लागत है जो एक फर्म में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने से प्राप्त हो रही है। इसकी कैलकुलेशन हम किस प्रकार से कर पा रहे हैं? पहले कुल लागत 500 थी, तब सीमांत लागत कुछ भी नहीं थी। जब कुल लागत 800 हो गई तो सीमांत लागत 300, यानी कि 500 से वृद्धि कितनी हुई? 300 की वृद्धि हुई, तब जाके कुल लागत 800 हुई। वैसे ही अगले स्टेप में 800 माइनस 900 तो सीमांत लागत 100 हो गई। अगले स्टेप में 900 माइनस 950, यानी कुल लागत में जब हम माइनस करते जाएंगे, अतिरिक्त इकाई की वृद्धि को निकालते जाएंगे तो सीमांत लागत 50। 950 माइनस 980 यानी कि सीमांत लागत 30। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि करते जा रहे हैं वैसे वैसे कुल लागत में वृद्धि होते जा रही है और कुल लागत के आधार पर हम सीमांत लागत की गणना कर रहे हैं। सीमांत लागत में अगर हम एक नजर डालें तो हम देखते हैं कि कुल लागत में वृद्धि के साथ साथ वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और एक सीमा के बाद फिर यानी कि 6वीं इकाई का प्रयोग करने पर फिर धीरे धीरे उसमें बढ़त शुरू होती है। इस टेबल के आधार पर जब हम रेखा चित्र का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि रेखा OX पर हम उत्पादन की मात्रा और रेखा OY पर हम उत्पादन की लागत यानी कि सीमांत लागत को लेते हैं। जब एक इकाई का प्रयोग उत्पादन में किया गया तो सीमांत लागत 300 थी। दूसरी इकाई के प्रयोग पर यानी कि 2 इकाई के प्रयोग पर 100 हो गई। 3 इकाई के प्रयोग पर 50 हो गई। जब 4 इकाई का प्रयोग किया गया तो 30 हो गई। 5 इकाई के प्रयोग पर 20 हो गई। 6 इकाई के प्रयोग पर 100, 7 इकाई के प्रयोग पर 150, 8 इकाई के प्रयोग पर 250, 9 इकाई का जब हमने प्रयोग किया तो 500 और जब हमने 10 इकाई का प्रयोग किया उत्पादन में तो सीमांत लागत बढ़कर 800 हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये जो MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये पहले नीचे गिरते जाता है और फिर ऊपर उठता है, यानी कि ये दिखा रहा है कि उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि के साथ साथ किस प्रकार सीमांत लागत में कमी आती है
और फिर एक सीमा के पश्चात वृद्धि होना शुरू हो जाती है। MC यानी कि सीमांत लागत वक्र ये भी स्पष्ट करता है कि प्रारंभिक अवस्था में सीमांत लागत घट रही है, लेकिन एक निश्चित बिंदु के पहुंचने के पश्चात अगर ये बढ़ती है तो ये यू आकार की भांति बन जाती है। अब इस पूरे विश्लेषण से कुछ बातें और निकल कर आती हैं। पहली ये कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न हुई है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो सीमांत लागत है वो स्थिर लागत से पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तीसरी एक ये बात है कि सीमांत लागत का आकार भी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण यू आकार का हो गया है, और सीमांत लागत ही वो लागत है जो कुल लागत में परिवर्तन की दर को बताती है।